वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 1 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं देख लेते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के बारे में, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी पॉस्को एक्ट। आइए देखते हैं। विधि आयोग ने अभी हाल ही में सरकार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा न्यूनतम आयु में बदलाव नहीं करने की सलाह दी है। तो आइए देख लेते हैं ये यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो ये विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण से निपटने वाला एक भारत का पहला व्यापक कानून है, जिसे 2012 में लागू किया गया था। इसका प्रबंधन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य अधिनियम इसमें 18 से कम आयु के बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य अपराधों से बचाने, ऐसे अपराधों और संबंधित मामलों और घटनाओं की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ये लिंग तटस्थ कानून है, मतलब ये लड़का लड़की दोनों पे बराबर लागू होता है। पोस्को अधिनियम ये 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करके बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए उपलब्ध कानूनी ढांचे के लिए लिंग तटस्थ स्वर स्थापित करता है। मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए समान का ये कार्य करता है। ये विभिन्न प्रकार के यौन शोषण को परिभाषित करता है, जैसे प्रवेशक और गैर भेदक हमला, साथ ही यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य भी इसमें शामिल होता है। यह कुछ परिस्थितियों में यौन उत्पीड़न को गंभीर मानता है, जैसे कि जब दुर्व्यवहार करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है, या जब दुर्व्यवहार बच्चे पर विश्वास या अधिकार की स्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जैसे परिवार का सदस्य आदि। जो लोग यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करते हैं, वे सभी अधिनियम में उकसावे से संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय हैं। अधिनियम के तहत अपराध करने का प्रयास करने पर भी अपराध करने के लिए निर्धारित सजा की आधी सजा तक सजा का प्रावधान किया गया है। दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। पीड़ित किसी भी समय अपराध की रिपोर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि दुर्व्यवहार होने के कई वर्षों बाद भी ये इसकी रिपोर्ट या जानकारी दे सकता है। अनिवार्य रिपोर्टिंग इसमें क्या है? तो ये अधिनियम यौन शोषण की रिपोर्ट करना अपराध के लिए जागरूक व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य बनाता है। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो व्यक्ति को 6 महीने की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। पीड़ितों को सुरक्षा, तो अधिनियम में रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जांच और अपराधों का परीक्षण के लिए बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें शामिल बच्चों का बयान, बच्चों के निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर दर्ज करना, अधिमानत एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा जो उप निरीक्षक के पद से नीचे हो, उसके द्वारा ये किया जाता है। किसी भी कारण से किसी भी बच्चे को रात में पुलिस स्टेशन में हिरासत में नहीं इसके रखा जा सकता है। बच्चे के बयान दर्ज करने के समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं रहेंगे। बच्चे के बयान उसके द्वारा बोले गए उसके अनुसार ही दर्ज किया जाना चाहिए। बच्चे की चिकित्सकीय जांच बच्चे के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जानी चाहिए जिस पर बच्चे को भरोसा हो, और मामलों की बंद कमरे में सुनवाई के दौरान बच्चे से कोई आक्रामक पूछताछ या चरित्र हनन उसका नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम में विशेष रूप से कहा गया है कि पीड़ित बच्चे की गवाही के समय आरोपी को नहीं देखना चाहिए, आरोपी वहाँ नहीं होना चाहिए जब सुनवाई पूछताछ बच्चे से हो रही हो। सुनवाई बंद कमरे में ही होनी चाहिए। इसमें ये भी आवश्यक है कि विशेष न्यायालय संज्ञान की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर जहां तक संभव हो मुकदमा पूरा कर ले।
इस अधिनियम में संशोधन में क्या करा गया है, तो आइए देख लेते हैं। तो दुराव्यवहार करने वालों को रोकने और एक सम्मानजनक बचपन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट अपराधों के लिए दंड बढ़ाने के लिए 2019 में पहली बार अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में बच्चों के गंभीर प्रवेशन और यौन उत्पीड़न के लिए मृत्युदंड को शामिल कर दिया गया है। इसको शामिल करने की सज़ा भी और इसको बढ़ा दी है। इसमें बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने और जुर्माना लगाने और 20 साल तक की कैद का प्रावधान कर दिया गया है 2019 के संशोधन में। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नागनाथ स्वामी मंदिर के बारे में। तो ये नागनाथ स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग तंजावुर जिले के मनमबाड़ी में 1000 साल पुराने नागनाथ स्वामी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए अभी तैयार हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने 1012 से 1144 ईस्वी के बीच करवाया था। इस शिलालेखों में इसे कैलाश मुदयार मंदिर भी कहा जाता है। या ध्यान रखना, कैलाश मुदयार मंदिर भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये अपनी उत्कृष्ट पत्थर की मूर्तियों और महत्वपूर्ण शिलालेखों के लिए जाना जाता है। इसमें एक ताल विमान है और एक मुख मंडप शामिल है। ये दोनों संरचनाओं की दीवारें 3 खंडों में विभाजित हैं। विमान की केंद्रीय खड़ियों में दक्षिणा मूर्ति और पश्चिम में लिंगोद्भव और उत्तर में ब्रह्मा को देखने के लिए जगह है। इसके मुख मंडप में दक्षिणी और उत्तरी 3 ताकों से सुसज्जित इसको किया गया है। भिक्षाटन, आधावल्लन और गणपति की उत्कृष्ट मूर्तियों दक्षिण में सुशोभित करती हैं, जबकि गंगा, दरारा, दुर्गा और अम्मायपार उत्तर में है। सभी आलों में अच्छी तरह से नक्काशी की गई। आला मतलब ताक होते हैं और केंद्र में इसकी उभरी हुई मूर्तियों के साथ एक विशिष्ट मकर थुराना ये औपचारिक मेहराब होता है इसमें है। इसके शिलालेख तो ये मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम और कुलोथुंगा प्रथम के शासनकाल, इनका शासनकाल रहा था 1070 से 1120 ईस्वी तक। इनके शासनकाल से संबंधित है। महत्वपूर्ण शिलालेख के लिए ये जाना जाता है। इस मंदिर में 9 रोचक और ज्ञानवर्धक शिलालेख दर्ज किए गए हैं। उसमें सबसे पुराना राजेंद्र चोल प्रथम के चौथे शासनकाल का शिलालेख है। ये मंदिर उपयोग के लिए राजा के नाम पर फूलों का बगीचा बनाने के लिए इलाईचीकुड़ी के नगर पत्थर द्वारा करों से मुक्त भूमि के अनुदान को संदर्भित करता है। मतलब राजा ने भूमि अनुदान दिया होगा, उसी पर ये मंदिर बनाया गया। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टोडो भाषा के बारे में। आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक भाषा को विलुप्त होने से बचाने के लिए शब्दकोश टोडो शब्द संग्रह संकलित किया गया है। तो आइए अब इस चर्चा में है तो इसके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। ये एक चीनी तिब्बती भाषा है जो आदिवासी टोडो लोगों द्वारा बोली जाती है। ये बंगाली लिपि में लिखी जाती है। ध्यान रखना, ये टोडो भाषा बंगाली लिपि में लिखी जाती है। इसके समुदाय के एक प्रमुख सदस्य धनीराम टोडो ने अभी हाल ही में 2015 में एक स्क्रिप्ट विकसित की। यह भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के हिस्सों में रहने वाले बमुश्किल लगभग 1600 लोग इस भाषा को बोलते हैं। टोडो शब्द संग्रह के बारे में कुछ मुख्य तथ्य हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये शब्दकोश को बैंक कर्मचारी सहकवि भक्त टोडो द्वारा संकलित किया गया है और ट्रस्ट और भाषा संसद द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। शब्दकोश उस भाषा को संरक्षित करने की दिशा में एक कदम है जो अब तक केवल मौखिक रूप से जीवित थी। उसकी शब्दावली को अब प्रिंट करके इसको जीवित रखा जाने की प्रयास है। ये बंगाली और अंग्रेजी के अनुवाद में किए जाने वाले टोडो शब्दों को बंगाली लिपि में लिखा जाएगा और ये देखते हुए कि टोडो लिपि अभी भी शुरुआती चरण में है
और जनजाति के सदस्य बंगाली लिपि से अधिक परिचित हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रेटर सैंड प्लोवर के बारे में। ये कुछ इस तरह का दिखता है, आइए देखते हैं। अभी हाल ही में एक ग्रेटर सैंड प्लोवर जो आमतौर पर समुद्री तटों को पसंद करता है, मतलब वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो ये कोयम्बटूर की एक शहरी टैंक में देखा गया था, इसीलिए चर्चा में आ गया है। ये एक लंबी दूरी के प्रवास के लिए जाना जाता है और इसकी उपस्थिति मध्यम आकार का प्लोवर जिसकी चोंच लंबी और भारी होती है, और ये प्रजनन करने के लिए वयस्कों का मुखौटा गहरा और छाती, गर्दन और माथा नारंगी रंग होता है। जो प्रजनन करने वाले होते हैं प्लोवर, इनका मुख मतलब गहरा और मुखौटा और छाती इनकी और गर्दन और माथा नारंगी होता है, ये नारंगी रंग का होता है। और महिलाएं पुरुषों की तुलना में ये सुस्त होती हैं, थोड़ा लेजी होती हैं। और गैर प्रजनन करने वाले पक्षी, ये अपरिपक्व पक्षी के ऊपर से रेतीले और भूरे से नीचे से सफ़ेद होते हैं। उनका गला और भौहें भी सफ़ेद होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लेसर सैंड प्लोवर के विपरीत ग्रेटर के गले और चारों ओर कभी भी काली सीमा नहीं होती है। ये ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में प्रव्रजन मतलब वहाँ पर जाते हैं और जहाँ ये शुष्क और खुले आवासों को पसंद करते हैं। कभी कभी पानी के पास तटीय कीचड़ वाले मैदानों और मोहल्लों की सर्दियों में भी ये रह जाते हैं। ये मध्य एशिया में अप्रैल से मई के दौरान तुर्की में मार्च के अंत से और मई के अंत तक, और आर्मेनिया में जून के अंत तक प्रजनन करता है। प्रजनन के बाद ये भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई महासागरों के तटों पर शीतकाल भी अपना बिताता है। इसका आहार, तो ये पक्षी आहार में भृंग, कीड़े, क्रस्टेशियस, मोलस्क और अन्य कीड़े और उनका लार्वा ये खाते हैं। इनका परिवास, तो ये कीचड़ युक्त मैदान यानी समुद्र के किनारे जो कीचड़ युक्त और रेतीले तट होते हैं वहीं पर इनका निवास है, वहीं ये रहना पसंद करते हैं। इनका व्यवहार, तो पारिस्थितिकी, ये अन्य भोजन करने वाले सभी पक्षियों में विशेष रूप से लेसर सैंड प्लोवर के साथ जुड़ता है। इनकी संरक्षण की स्थिति, तो IUCN की लिस्ट कंसर्न यानी मतलब इनको कुछ खतरा नहीं है अभी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चिलोब्राचिस नैटेचिरम के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो ये कुछ मकड़ी की जैसी की प्रजाति जैसा दिखता है। तो ये वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में चिलोब्राचिस नटनिचारम नामक एक इलेक्ट्रिक ब्लू टारेंटुला प्रजाति की खोज की है। ये कुछ इलेक्ट्रिक जैसी दिखती है, ब्लू कलर की। तो आइए देखते हैं। ये थाईलैंड के जंगलों में पाई जाने वाली एक टारेंटुला की एक नई प्रजाति है। इसका रंग नीला बैगनी है जो बिजली की चिंगारी के रंग जैसा दिखाई देता है। इसका रंग किसी नीले रंग द्रव्य की उपस्थिति से नहीं बल्कि उनके बालों की अनूठी संरचना से प्राप्त होता है, जिसमें नैनो स्ट्रक्चर शामिल होते हैं जो इस आकर्षक नीले रंग की उपस्थिति बनाने के लिए प्रकाश में हेरफेर करते हैं। ये बाल मकड़ी के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर मौजूद होते हैं, जिसमें उसके पैर चिलिकेरा यानी पिनर जैसे मुंह उपांग और कार्पेस यानी ऊपरी खोल शामिल हैं। ये स्थलीय और वृक्षीय दोनों होते हैं, मतलब दोनों जगह ये रहते हैं और पेड़ों की खोखला बनाकर उसमें रहते हैं। अब देख लेते हैं टारेंटुला क्या है। तो टारेंटुला एक प्रकार की बड़ी बालों वाली मकड़ी है जो थेराफुसिडे परिवार से संबंधित है। थेराफुसिडे, ध्यान रखना, इसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। आर्कटिका से छोड़कर दुनिया भर में टारेंटुला की 900 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वे अपने 8 बालों वाले पैरों पर धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन वे निपुण रात्रिचर शिकारी होते हैं। ये वयस्क टारेंटुला औसतन 5 इंच यानी 13 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और फैलने पर इनके पैरों का फैलाव लगभग 11 इंच यानी 28 सेंटीमीटर तक हो जाता है। आइए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं।
तो हमारा अगला आर्टिकल है प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में। आइए देखते हैं, ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो अभी भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने से 156 मेड इन इंडिया प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए ऑर्डर देने के लिए तैयार है। तो ये प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर क्या है? ये एक स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे राज्य स्वचालित एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर को भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुसार रेगिस्तानी वाले इलाकों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों दोनों में संचालित करने के लिए अनुकूलित, मतलब ये दोनों जगह भी कार्य कर सकता है। ये दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो लगभग 5000 मीटर से यानी 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर और उड़ान भी यहाँ से भर सकता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें शक्ति इंजन नाम का 5.8 टन का ट्विन इंजन, मतलब 2 इंजन लगे हैं जो मुख्य रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमता गति तो ये 268 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। इसकी मारक क्षमता 550 किलोमीटर और सहन शक्ति 3 घंटे से अधिक है। इसमें बेहतरीन स्टील्थ फीचर, वक्तबंद शील्ड सिस्टम और डार्क मोड हमले की क्षमता है। इसका क्रैश प्रतिरोधी लैंडिंग गियर इसे रडार और IR सिग्नेचर जैसी अन्य तकनीकों के बीच बेहतर उत्तरजीविता के लिए अतिरिक्त बढ़त देता है। ये एक दबाव युक्त केबिन परमाणु और जैविक और रासायनिक अक्षमताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक उपाय वितरण प्रणाली से सुसज्जित है जो इसे दुश्मन के रडार या दुश्मन की मिसाइलों के अप्रत्यक्ष साधकों से बचाता है। ये हथियार को पूरक में सामने की ओर एक 20 मिलीमीटर नाक वाली बंदूक इसमें शामिल है जो 2 किलोमीटर तक की दूरी से प्रति मिनट लगभग 800 राउंड फायर करने में सक्षम है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेट कुकीज़ के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। डिजिटल क्षेत्र में कुकीज़ निजीकरण और उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं में मदद करती है और किसी भी ऑनलाइन अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंटरनेट कुकीज़ क्या है? तो ये कुकीज़ में टेक्स्ट फाइलों में उपयोगकर्ताओं के बारे में थोड़ी मात्रा में डेटा होता है जो वेबसाइट की मेमोरी की तरह काम करता है। जैसे कि हम सर्वर का उपयोग करते हैं, कुकीज़ के अंदर छोटी मात्रा में डेटा संग्रहित होना शुरू हो जाता है। वेबसाइट तो इसका उपयोग उपयोगकर्ताओं और उनके उपकरणों की पहचान करने के लिए करती है जो इन कुकीज़ को भी संग्रहित करती है। जब किसी भी कोई उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट पर जाता है तो कुकीज़ उसकी पहचान करती है और उसे प्रासंगिक जानकारी को दिखाती है। इसके प्रकार क्या होते हैं? तो ये सेशन कुकीज़, ये वेबसाइटों के लिए पोस्ट इन नोट्स की तरह अस्थायी कुकीज़ है। वे आपके ब्राउजिंग सत्र के दौरान ही आपके कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित होते हैं और एक बार जब आप अपना ब्राउज़र बंद कर देते हैं तो वे गायब हो जाते हैं। ये वेबसाइटों को आपके नेविगेट करते समय आपके कार्यों को याद रखने में मदद कर सकते हैं, जैसे आपके शॉपिंग कार्ट में आइटम। परसिस्टेंट कुकीज़ ये बुकमार्क के डिजिटल समकक्ष हैं। आपका ब्राउजिंग सत्र समाप्त होने के बाद वे आपके डिवाइस पर बने रहते हैं। परसिस्टेंस कुकीज़ आपकी लॉगिन जानकारी, भाषा प्राथमिकताएं और जहां तक कि आपके द्वारा इंटरैक्ट किए गए विज्ञापनों को भी याद रखती है और अधिक व्यक्तिगत वेब अनुभव के लिए उपयोगी है। सिक्योर कुकीज़ तो इन्हें केवल इनक्रिप्टेड कनेक्शन पर भेजा जाता है जो उन्हें चुभती नज़रों से सुरक्षित बनाता है। सुरक्षित कुकीज़ का उपयोग अक्सर लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे संवेदनशील डेटा के लिए किया जाता है। कुकीज़ का उपयोग तो वे डिजिटल ID कार्ड के रूप में कार्य करते हैं जो वेबसाइटों को आपकी यात्रा के दौरान आपकी पहचान और लॉगिन रखने की अनुमति देकर उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण में सहायता करते हैं।
ये व्यक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देते हैं और भाषा चयन या वेबसाइट थीम जैसी आपकी प्राथमिकताओं को याद रखते हैं। वे एक सतत शॉपिंग कोर्ट के डिजिटल समकक्ष के रूप में कार्य करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा ऑनलाइन जोड़े गए आइटम आपके वापस लौटने पर वहीं रहें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्मागेडन रिटेल के बारे में है। आइए देखते हैं। अभी हाल ही में पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने केरल के दक्षिण पश्चिम घाट में एक नई बांध प्रजाति की खोज की है। इसे आर्मगेडन रिटेल नाम दिया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं आर्मगेडन रिटेल के बारे में। तो इस प्रजाति की खोज तिरुवनंतपुरम के उत्तर पूर्व में की गई थी। इसकी विशेषताओं में इसका आकर्षक गहरा भूरा काला शरीर, जीवंत हरी नीली आँखें और हैं और जिसके 8 पेट खंडों में है, जिसे आधे से नाजुक हल्के नीले निशान के साथ चिन्हित किया गया है। इसका एकमात्र निवास स्थान प्राथमिक पर्वतीय धाराएं हैं। एकमात्र निवास स्थान प्राथमिक पर्वतीय धाराएं हैं जहां ये घने छत्र आवरण के नीचे पनपता है। इसका नाम आर्मगेडन रिटेल ये इकोलॉजिकल आर्मगेडन की अवधारणा का सीधा संदर्भ है। एक शब्द जिसका उपयोग दुनिया भर में कीड़ों की आबादी में अविनाशकारी गिरावट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसे खतरा तो इसका निवास स्थान नुकसान और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों मतलब निवास स्थान का ह्रास हो रहा है और पर्यावरण जो परिस्थिति बदल रही है, इसके कारण इस प्रजाति ये विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। डैम सेलफली के बारे में देख लेते हैं। तो ये जाइगोप्टेरा जिसका अर्थ है युग्मित पंख, इसका उपवर्ग में वर्ग के कीड़े हैं। ये मुख्य रूप से उथले मीठे पानी के आवासों में पाए जाते हैं और पतले शरीर और लंबे फिल्मी जालीदार पंखों वाले सुंदर उड़ने वाले पक्षी हैं। ये आमतौर पर छोटे और अधिक नाजुक मतलब बहुत संवेदनशील और ड्रैगन फ्लाइज की तुलना में कमज़ोर मतलब कम उड़ते हैं। क्योंकि मादा तो डैम फ्लाइज आमतौर पर पौधे के ऊतकों के अंदर अंडे देने के लिए एक ब्लेड नुमा ओवरपोस्टर का उपयोग करती हैं। लेफ फ्लाइज की कई प्रजातियों में वयस्क परिपक्व होने पर रंग बदलते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बुर्किना फासो के बारे में। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यानी अफ्रीका महाद्वीप, इसका एक देश है बुर्किना फासो। ये लैंडलॉक कंट्री है बुर्किना फासो, देख सकते हैं आप। और इसके जो बाउंड्री शेयर करते हैं कंट्री, उसमें माली, बेनिन, टोगो और घाना, कोट दी आइवर, ये सारे इनसे बाउंड्री इससे साझा करते हैं। तो आइए इसकी जोग्राफिकल लोकेशन हमने देख ली है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी बुर्किना फासो की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों द्वारा हाल ही में वहाँ तख्ता पलट करने की कोशिश करी गई, तो उसको उन्होंने नाकाम कर दिया, इसीलिए चर्चा में आया है। इसके बारे में कुछ इसके जान लेते हैं। तो ये जैसा कि हमने ऊपर देखा, पश्चिमी अफ्रीका की ज़मीन से घिरा हुआ एक देश है। इसकी सीमाएं पूर्व में नाइजर, उत्तर और पश्चिम में माली और दक्षिण में बेनिन और टोगो, घाना और कोट दी आइवर से घिरा है। इसकी राजधानी औगागोडू है। और बुर्किना फासो जिसे पहले अब अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था, 1896 से एक समय जब फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा था, तो 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता इसको मिली। इसकी भूगोल में तो इसकी मुख्य विशेषता है दक्षिणी पश्चिम के सवाना पठार और निचले पहाड़ हैं यहाँ, और उत्तरी क्षेत्र में जिसे साहिल के नाम से जाना जाता है, ये शुष्क और रेगिस्तान क्षेत्र है। भाषाओं में तो यहाँ बुर्किना फासो की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, जिसका उपयोग सरकार और शिक्षा में किया जाता है। पूरे देश में कई देसी भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें मूर यानी मोसी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा में से एक है। अर्थव्यवस्था में ये काफ़ी हद तक कृषि पर आधारित है, जो 80% से अधिक कार्यबल
को रोजगार देती है। मतलब कृषि में 80% लगभग लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। सरकार तो यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार वाला एक गणतंत्र है। इसमें पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक परिवर्तन और नेतृत्व में परिवर्तन का अनुभव इस देश ने किया है। आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दांचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आइए देखते हैं। अभी केंद्रीय वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अभी हाल ही में दांचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान के आसपास एक पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र के लिए एक मसौदा या सूचना का अनावरण किया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, चर्चा में आया है। तो ये स्थान ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है और ये इसका नाम का शाब्दिक अर्थ 10 गांव, दांचिंगराम का मतलब 10 गांव है, जो उन 10 गांव की याद में हो सकता है जिन्हें पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया गया था। इनकी स्थापना की शुरुआत में श्रीनगर शहर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। 1910 से एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये पार्क 5500 फीट से लेकर लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पार्क हंगुल या कश्मीरी हिरन के घर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे कमज़ोर हंगुल की अंतिम व्यवहारिक आबादी मतलब यहाँ पर निवास करती है। इसका भूभाग तो ये धीरे धीरे ढलान वाले घास के मैदानों से लेकर चट्टानों और तेज चट्टानों यानी बहुत ऊंची चट्टानों तक इसका फैलाव है। यहाँ पर वनस्पतियों में यहाँ जंगली चेरी, सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर, खुमानी, चेस्टनट और बिलो, अखरोट, ओक, पाइन, बर्च, चिनार और एल्म शामिल हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर जैसा कि बताया ऊपर, हंगुल के अलावा दांचिंगराम कस्तूरी मृग, तेंदुआ, हिमालयी ग्रे लंगूर, तेंदुआ बिल्ली, हिमालयी काले भालू, पीले गले वाले मार्टन आदि की आबादी यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ के ये दांचिंगराम नेशनल पार्क में ये यूरेशियन ईगल, उल्लू, लैमर्जियर, यूरेशियन ग्रेफान और वाइट रम्ड गिद्ध जैसे शिकारी पक्षियों का भी निवास स्थान है। कश्मीरी स्टैग के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसे हंगुल भी कहा जाता है, जो कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले मध्य एशियाई लाल हिरण की एक उप प्रजाति है। ये जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल की ऊंची घाटियों और पहाड़ों में घने नदी जंगलों में पाया जाता है। कश्मीर में ये मुख्य रूप से दांचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जहां इसे संरक्षण प्राप्त होता है। दक्षिण कश्मीर के ओबरा अरु वन्यजीव अभ्यारण्य में एक छोटी आबादी इसकी देखी गई है और इसकी संरक्षण की स्थिति हंगुल हिरण की है। तो IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। याद रखना, इस तरह की यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। IUCN की लिस्ट में हंगुल हिरण ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और साइस्ट की परिशिष्ट यानी सूची 1 में ये शामिल है। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल समाप्त हुए। अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।